मुस्लिम जगत के तीन बड़े चेहरे, तुर्की की विशाल सैन्य ताकत, सऊदी अरब की अथाई तेल संपदा और पाकिस्तान के परमाणु हथियार मिलकर दुनिया के नक्शे पर कोई नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, या फिर ये पूरी की पूरी कवायद महज कागजी शेखी बगारने से ज्यादा कुछ नहीं। मक्का की पवित्र धरती पर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई तथाकथित ऐतिहासिक मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। तीनों देशों ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी ही बेबाकी से ये ढोल पीटा है कि अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर भी कोई भी हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला होना अगर देखा जाए तो हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर दुश्मन पर साझा पलटवार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो ना पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल कागजों पर देखे जाए तो नाटो की दूसरी सबसे बड़ी और आधुनिक सेना रखने वाला तुर्की, दुनिया की अपार तेल संपदा और पवित्र स्थलों का संरक्षक सऊदी अरब और एकमात्र परमाणु शक्ति से लैस मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान का ये गठजोड़ पहली नजर में बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई देता है। वैश्विक मंचों पर इसे सुन्नी मुसलमानों की एक अभेद धुरी को मजबूत करने वाला बड़ा ऐतिहासिक कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन दूर के ढोल सुहावने लगते हैं वाली कहावत इस नापाक और खोखले गठबंधन पर पूरी तरह सटीक बैठती है, क्योंकि दुनिया में अपनी धौंस जमाने और हर जगह चौधरी बनने वाला अमेरिका की छत्र छाया में पलने वाला ये देश जो बड़ी बड़ी कूटनीतिक डील्स का ढोंग रचते हैं तो हंसी आना स्वाभाविक है, क्योंकि वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी हुक्मरानों की कठपुतली बने सऊदी अरब और नाटो का मोहरा बने तुर्की का ये गठबंधन असलियत में एक खोखला गुब्बारा है जिसमें सिर्फ बयानबाजी की हवा भरी गई है कि अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला ये कूटनीतिक कभी स्वतंत्र सैन्य रणनीति बना सकती है। जाहिर है कि वॉशिंगटन के इशारों पर नाचने वाले मुल्क कभी भी अपने दम पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इस पूरे त्रिकोणीय समझौते की हकीकत ये है कि ये समझौता शायद ही कभी जमीन पर उतर पाए या व्यापारिक रूप से सफल हो सके। तीन अलग अलग दिशाओं में मुंह किए खड़े इन तीनों देशों की अपनी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित इस कदर टकराते हैं कि गठबंधन महज एक दिखावटी और प्रतीकात्मक बयानबाजी से आगे बढ़ ही नहीं सकता। आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि क्यों ये कागजी समझौता शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। दरअसल इस गठबंधन के बनने से पहले ही ध्वस्त होने का सबसे पहला और बड़ा कारण इन तीनों देशों के आपस में टकराते हुए अपने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हित है, यानी कि तुर्की की असली महत्वाकांक्षा अपने पुराने ओटोमन साम्राज्य की विरासत को पुनर्जीवित करना और सीरिया, लीबिया और यहाँ तक कि काकेशस के इलाके में अपना अकेला प्रभाव बढ़ाने की है, जहां वो किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी तरफ सऊदी अरब का पूरा ध्यान केवल खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, अपने तेल निर्यात के निर्बाध प्रवाह और अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी ईरान को रोकने पर केंद्रित रहता है। सऊदी अरब कहने को तो इतना बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के सुरक्षा क्षेत्र पर पूरी तरह निर्भर रहता है, जो उसकी सबसे बड़ी लाचारी। रही बात पाकिस्तान की, तो उसका पूरा ध्यान और सैन्य फोकस केवल भारत के साथ सीमा विवाद, अफगानिस्तान से सटे अस्थिर इलाकों और अपने देश के भीतर चरमराती आंतरिक सुरक्षा पर ही केंद्रित है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत तो अपनी ही गली में पस्त है। ऐसे में वो दूसरों की सुरक्षा का क्या खाक जिम्मा उठाएगा? अब जरा सोचिए, जब इन तीनों देशों के बुनियादी हित ही एक दूसरे के विपरीत हैं, तो किसी साझा संकट के समय ये एक साथ कैसे खड़े होंगे? अगर तुर्की का ग्रीस के साथ तनाव बढ़ता है या सऊदी अरब की यमन नीति पर संकट आता है, तो क्या पाकिस्तान अपनी सेना भेजेगा? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई वास्तविक संकट आएगा तो कोई भी देश अपने मूल हितों की बलि नहीं चढ़ाएगा और ये संयुक्त कार्रवाई पूरी तरह असंभव हो जाएगी। लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास और दशकों पुरानी रंजिशें भी इन देशों को कभी एक दूसरे के करीब नहीं आने देगी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और इन देशों के इतिहास में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की गहरी खाई खुदी हुई है, जो किसी कागजी दस्तखत से नहीं भरी जा सकती। यानी तुर्की और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थक कतर संकट और सीरियाई गृह युद्ध को लेकर बेहद गहरे और कड़वे मतभेद रहे हैं।
तुर्की के राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो एर्दोगन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रिश्ते कभी भी सहज या भरोसेमंद नहीं रहे, बल्कि दोनों में हमेशा इस्लामिक दुनिया का असली लीडर बनने की होड़ मची रहती है। इस पूरे खींचतान में पाकिस्तान हमेशा से दोनों देशों के बीच केवल पैसों की भीख मांगने और संतुलन साधने की नाकाम कोशिश करता रहा है। एक ऐसे गठजोड़ में जहां एक दूसरे के प्रति रत्ती भर पे विश्वास नहीं, वहां कोई भी साझा सैन्य रणनीति बनाना सिर्फ एक महज मजाक बनकर रह जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो अतीत में बने ऐसे कई तथाकथित इस्लामिक सैन्य गठबंधनों का हश्र हमेशा निराशाजनक ही रहा है। इतिहास गवाह है कि अतीत में कोई भी इस्लामी सैन्य पहल कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि संकट आते ही सभी सदस्य देश अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों में उलझकर बिखर गए। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीनों देशों के पास रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीकों का कोई तालमेल ही नहीं है। तुर्की की पूरी सेना पूरी तरह से नाटो के मानकों और हथियारों पर आधारित है, जबकि सऊदी अरब मुख्य रूप से अमेरिकी हथियारों की खरीद पर निर्भर रहता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास चीनी, अमेरिकी और कुछ स्वदेशी सैन्य उपकरणों का एक अजीब सा मिला जुला ढांचा है। ऐसे में जब तीनों देशों के पास अलग अलग तकनीकों और अलग अलग देशों के हथियार है, तो युद्ध के मैदान में उनका एक साथ मिलकर काम करना तकनीकी रूप से लगभग नामुमकिन है। इस पूरे सौदेबाजी में सबसे बड़ा पेच पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को लेकर फंसा हुआ है। सऊदी अरब लंबे समय से ये चाहता है कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत उसे एक सुरक्षा कवच या परमाणु शस्त्र प्रदान करे, ताकि वो पूरे मध्य पूर्व में अपनी धौंस जमा सके। लेकिन हकीकत यह है कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान अपनी इकलौती रणनीतिक क्षमता को आसानी से किसी के साथ साझा नहीं करेगा। ऐसा करने से उसकी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर गहरा संकट आ जाएगा, जिससे इस्लामाबाद कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा पर भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली पड़ोसी के स्थायी खतरे के रहते हुए अपनी परमाणु क्षमता या सेना को सऊदी अरब या तुर्की की सुरक्षा में तैनात करने से पूरी तरह हिचकेगा। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली हालत में पाकिस्तान अपनी ही सुरक्षा दांव पर लगाकर सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा कैसे दे सकता है? ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा आंतरिक स्थिति किसी से छिपी नहीं। देश में गहराता भयानक आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फैलता सशस्त्र विद्रोह और इन सब को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना का अत्यधिक इस्तेमाल पाकिस्तान को एक पूरी तरह से गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय साझेदार बनाता है। जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की बैसाखियों और कटोरा लेकर भीख मांगने पर टिकी हो, वो देश किसी दूसरे मुल्क की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है? पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है और उसकी अपनी सेना देश के भीतर ही अगर देखा जाए तो चौतरफा घिरी हुई है। सऊदी अरब की मजबूरी ये है कि वो भले ही तुर्की और पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े समझौतों पर दस्तखत कर ले, लेकिन अपनी अंतिम सुरक्षा के लिए वो वॉशिंगटन के आगे ही गिड़गिड़ाता है। सऊदी अरब कभी भी किसी ऐसे सशस्त्र संघर्ष में नहीं उलझना चाहेगा जो उसके विशाल तेल व्यापार और आर्थिक हितों को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए। वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तुर्की को जब भी सीरिया या लीबिया में सैन्य कार्रवाई करनी होती है, वो किसी दूसरे देश की परवाह किए बिना अपनी मनमानी करता है। ऐसे में सऊदी या पाकिस्तान की सलाह क्यों मानेगा? क्योंकि भू राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो इस गठबंधन की राह में कांटों का जाल बिछा हुआ है। कहते हैं ना कि गठबंधन उन देशों का है जो अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन वॉशिंगटन खुद इस नए त्रिकोण को लेकर भारी असमंजस में है और उसे डर है कि कहीं ये गठबंधन उसके अपने नियंत्रण से बाहर ना निकल आए। अमेरिका की साम्राज्यवादी फितरत हमेशा से यही रही है कि वो मध्य पूर्व में किसी भी देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहता। वॉशिंगटन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके हथियार खरीदने वाला सऊदी अरब या नाटो सदस्य तुर्की मिलकर कोई ऐसा स्वतंत्र गुट बनाए जो अमेरिकी हुक्म मानने से इनकार कर दे। यानी ईरान के खिलाफ एकजुटता दिखाने के नाम पर बने इस गठबंधन में भी भारी विरोधाभास देखने को मिलता है। हालांकि तीनों देश ईरान को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन तीनों की रणनीतियां और रुख एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। सऊदी अरब जहां संयम और अमेरिकी दबाव के जरिए ईरान को रोकना चाहता है, वहीं तुर्की ईरान के साथ व्यापारिक संबंध भी रखता है और स्वतंत्र रुख अपनाता है। मिडिल ईस्ट के इतने जटिल और उलझे हुए समीकरणों के बीच इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का भविष्य पूरी तरह अंधेरा में नजर आता है, क्योंकि कागजों पर हस्ताक्षर कर देना और कैमरे के सामने हाथ मिला देना बहुत आसान होता है,
लेकिन जब युद्ध के मैदान में गोलियां चलती हैं तो ऐसे दिखावटी समझौते ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस समझौते का एक और सबसे हास्यास्पद पहलू ये है कि ये तीनों देश वैश्विक मंचों पर खुद को इस्लामिक दुनिया का मसीहा साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी किसी मुस्लिम देश पर असली मुसीबत आती है तो ये तीनों देश केवल मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं और अमेरिकी इशारों का इंतजार करते हैं। थाली का बैंगन बने पाकिस्तान के लिए समझौता केवल सऊदी अरब से कुछ और अरब डॉलर की खैरात पाने का एक कूटनीतिक पैंतरा मात्र है। पाकिस्तान की नीयत कभी भी कोई सैन्य मदद देने की नहीं रही, बल्कि वो हमेशा से सऊदी अरब की संपत्ति का फायदा उठाकर अपना गुजारा चलाता आया है। यानी तुर्की के लिए ये भी समझौता अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने और खाड़ी देशों के बाजारों में अपने हथियार बेचने की एक व्यावसायिक रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एर्दोगन अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब के पास अपार पैसा है और उसे डराकर अपने सैन्य साजो सामान बेचना तुर्की के लिए फायदे का सौदा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हुए ये तीनों देश दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक नया नाटो बना रही हैं, लेकिन हकीकत में ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है जिसका इस्तेमाल वो अपने अपने मुल्कों में घरेलू जनता को बेवकूफ बनाने और अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए कर रहे हैं। सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अमेरिकी सुरक्षा के बिना उनका कोई, अगर देखा जाए तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इसलिए वो अमेरिका को नीचा दिखाने या उस पर दबाव बनाने के लिए रह रहकर तुर्की और पाकिस्तान के साथ ऐसे समझौते का नाटक रचते रहते हैं ताकि वॉशिंगटन से और अधिक आधुनिक हथियार हासिल किए जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ना पाकिस्तान और बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।